नमस्कार दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 28 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और समाचारों पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में एजुकेशन सेक्टर से है। अब ये खबर क्या है, इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से यह जो हमारा एडिटोरियल है वो संदर्भित है भारत में मेडिकल शिक्षा से संबंधित, भारत में चिकित्सा शिक्षा से संबंधित, और इसके संदर्भ में अभी हाल में ही नेशनल मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ वर्षों पहले, ठीक है, भारत सरकार द्वारा भंग कर दिया गया था। और जब इसको भंग कर दिया गया तो उसके बाद इसमें इसके संदर्भ में एक अंतरिम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात भारत द्वारा भारत में मेडिकल शिक्षा को गवर्न करने के संदर्भ में एक नवीन आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम है नेशनल मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। अभी जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसने 25 सितंबर 2020 से अपने कार्य को करना प्रारंभ कर दिया है। और किस प्रकार से ये नेशनल मेडिकल काउंसिल भारत में मेडिकल शिक्षा को एक बेहतर रूप दे पाएगी और मेडिकल शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको हमें दूर करने की आवश्यकता है, यह जो पूरा एडिटोरियल है यह मेडिकल एजुकेशन के इस एस्पेक्ट पर चर्चा करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके तहत हमें यह भी समझना है कि भारत द्वारा भी हाल में ही नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी अपनाया गया है, जिसके तहत शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करने, शिक्षा को 100% लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ उसकी पहुंच बढ़ाने, एक्सेस बढ़ाने, उसकी क्वालिटी और साथ ही साथ इक्विटी पर भी बल दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक और तो शिक्षा को सब तक पहुंचाने के साथ ही शिक्षा के संबंध में किसी को भी लेकर भेदभाव ना हो, इसका भी पूर्ण रूप से हमने इसको अपनाया है। इसके तहत हमने प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ ही मेडिकल शिक्षा पर भी बल दिया है। लेकिन जब हम मेडिकल शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो इसके समक्ष वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको निवारण करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं तो इसको हम देख लेते हैं। तो जब हम मेडिकल शिक्षा के बारे में बात करते हैं, जब हम मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि हम एक और तो चाह रहे हैं कि भारत में मेडिकल कॉलेजेस का, भारत में डॉक्टरों को तैयार करने वाले कॉलेजेस का प्रसार हो, साथ ही साथ इसमें गुणवत्ता भी आ सके और इसमें सभी वर्गों की समान रूप से भागीदारी हो सके, इस पर भी हम बल देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना, या आप एक तरीके से कह सकते हैं प्रत्येक क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा देने वाले अस्पतालों आदि को स्थापित करना बहुत अधिक अवसंरचना वाला कार्य होता है, इसमें बहुत अधिक खर्च किया जाता है। यही कारण है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संदर्भ में एक ओर तो सरकारें प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह भी कोशिश की है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वो भी इसमें अपना योगदान दे, जिसके चलते निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया है। लेकिन भारत में निजी क्षेत्र के आगमन के साथ ही इसके तहत बहुत सारी समस्याएं भी देखी गई हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ यह जरूर हुआ है कि शिक्षा का जो प्रसार देखने को मिला है। ठीक है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हुई है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज के स्थापना के साथ ही, मेडिकल शिक्षा के प्रसार के साथ ही इसकी क्वालिटी जो है वो नहीं सुधरी है, जिसके तहत जो मेडिकल एजुकेशन दी जाती है उसकी गुणवत्ता को लेकर अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको आपको दूर करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, ठीक है, ये मेडिकल कॉलेज पूरे भारत में एक समान रूप से ना खुल के कुछ प्रमुख क्षेत्रों तक ही सीमित रहे हैं, जिसके चलते सभी वर्गों की पहुंच इस तक नहीं हो पाती है। साथ ही साथ इन मेडिकल कॉलेज में ली जाने वाली जो फीस होती है वो अत्यंत उच्च होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते जो निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, निम्न मध्यम वर्ग के जो
जो छात्र होते हैं उनकी जो है मेडिकल शिक्षा तक पूर्ण रूप से पहुंच नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि निजी मेडिकल कॉलेजेस ने प्रसार तो अवश्य किया है, लेकिन जब बात होती आती है गुणवत्ता की, जब बात आती है समता की, ठीक है, तब इसमें ये पीछे रह जाते हैं और इनके द्वारा एक तरीके से शिक्षा का वाणिज्यीकरण किया गया है, जिसके माध्यम से वो शिक्षा से आर्थिक लाभों को ले रहे हैं। ठीक। अब जैसे जैसे फीसों का मुद्दा बढ़ता है, जैसे जैसे निम्न मध्यम वर्ग की पहुंच जो है ऐसे मेडिकल कॉलेज तक सीमित होती है, वैसे वैसे ही जब विनियमन के माध्यम से, ठीक है, जब सरकारों आदि के विनियमन आदि के माध्यम से इसका जो सॉल्यूशन नहीं हो पाता, इसका समाधान नहीं हो पाता, तब होता क्या है कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में न्यायालयों का हस्तक्षेप बढ़ता है और जब बेहतर विनियमन ना हो पाए, जब भ्रष्टाचार की संभावना हो, तो इसके चलते समय समय पर इसमें सरकारों ने भी हस्तक्षेप किए हैं। जैसे कि भारत सरकार द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग किया गया, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है। अब इसके तहत हम क्या देख रहे हैं कि एक तो न्यायालयों का हस्तक्षेप हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के चलते मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थानों को भंग किया जा रहा है। इसके बावजूद शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब इसके तहत हम यह भी चाहते हैं कि प्रसार के साथ गुणवत्ता की स्थापना हो, और जब गुणवत्ता की बात आती है तब हमने इसमें एंट्रेंस में यानी प्रवेश परीक्षा में जो अच्छे प्रतिभाशाली छात्र हैं, ठीक है, उनको ही प्रवेश मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम एक नीट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, हमने एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया है मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए। लेकिन नीट से हम प्रसार के साथ ही गुणवत्ता को भी बढ़ा पाए हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि नीट के तहत जो तैयारी वगैरह की जाती है, उसके तहत जो कोचिंग वगैरह का जो चलन चला है, उस कोचिंग के चलन से वर्तमान में जो नीट की तैयारी से जो समता का विकास होना चाहिए या लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए मेडिकल कॉलेजेस आदि में, ऐसा नहीं देखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने निजी क्षेत्र के माध्यम से चाहा कि हम जो है प्रसार को बढ़ावा दें, तो इसमें कुछ चुनौतियां हैं जिसका निवारण करना है। जब हमने गुणवत्ता के तहत नीट को इंट्रोड्यूस किया तो इसमें भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। मुख्य रूप से समता की समस्या, यानी सबकी भागीदारी जब तक इसमें नहीं होगी तब तक हम मेडिकल शिक्षा में और बेहतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब नीट में अच्छे अंक लाने के लिए जब से बेहतर कोचिंग की चुनौती उत्पन्न हुई है, इससे गरीब छात्रों की जो सरकारी कॉलेजों तक पहुंच है वो सीमित हो गई है, जिसके चलते समता की समस्या खड़ी हो गई है। ठीक है। यही कारण है कि जब मेडिकल शिक्षा के बारे में बात की जाती है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एक तो हमें प्रसार करना है, दूसरी तरफ हमें गुणवत्ता को बढ़ानी है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें हमें समता का भी मूल्य को ध्यान में रखना होगा ताकि एक ही वर्ग की पहुंच मेडिकल शिक्षा तक ना रहे। ठीक है। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को प्रयास करना होगा, जिसके तहत नीट एग्जाम में जो है सुधार के तहत ये किया जा सकता है समता को बढ़ावा देने के लिए कि आप इसमें केवल नीट के जो मार्क्स होते हैं, नीट के जो अंक होते हैं, केवल उनको ही ध्यान में ना रखें, उसके साथ ही कक्षा 12 के अंकों को भी ध्यान में रखें, जिसमें विशेषकर जो सरकारी कॉलेजेस आदि हैं जिसमें बहुत उच्च नीट के अंकों के माध्यम से ही प्रवेश होता है, तो उन सरकारी कॉलेजेस आदि में जो गरीब छात्र हैं, ठीक है, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी जो है प्रवेश पा सके। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ ही ये आवश्यक हो चला है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस आदि में सीटों को बढ़ाया जाए। ठीक है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में फीस निर्धारण को लेकर बेहतर गुणवत्ता और सुधार को भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अब इसके तहत हम हाल ही में गठित नेशनल मेडिकल कमीशन या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की भूमिका को भी देख सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जिसने 25 सितंबर 2020 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, यह जो है मुख्य रूप से चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से लाई गई संस्था है, जिसमें कुल 33 सदस्य हैं।
ठीक है। इनकी जो नियुक्ति है वो एक विशेष समिति की सिफारिशों पे केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें कोशिश ये की जाती है कि ना केवल यह जो बोर्ड है उसमें केवल चिकित्सा के ही व्यक्ति रहें, बल्कि चिकित्सा के साथ ही मैनेजमेंट, कानून, चिकित्सा नैतिकता आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल हों, ताकि इसको और बेहतर समावेशी बनाया जा सके, मुख्य रूप से नीतिगत आधार पर। ठीक है। अब इसके तहत ना केवल चिकित्सा क्षेत्र की जो नियामक व्यवस्था है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इसको बेहतर करने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं मेडिकल क्षेत्र में, ठीक है, जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह काम कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन करना और वो शोध पर अधिक ध्यान दे सकें, ठीक है, रिसर्च पर अधिक ध्यान दे सकें, इसको प्रोत्साहित करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। अब इसके तहत जो व्यक्ति डॉक्टर आदि बन जाते हैं, ठीक है, तो एमबीबीएस के उपरांत जो होने वाली फाइनल ईयर परीक्षा होती है, नेशनल एग्जिट टेस्ट होता है, उसके तौर तरीकों को निर्धारित करना, ठीक है। इसके अलावा निजी जो इस प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें शुल्क को बेहतर ढंग से नियमित करना, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के स्तर पर जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो काम करते हैं वो बेहतर ढंग से काम कर सकें, इसके संदर्भ में मानकों को तय करने का भी इसका काम है। ठीक है। तो मुख्य रूप से चिकित्सा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए इसको लाया गया है, और इसके तहत 4 स्वायत्त बोर्डों की स्थापना की गई है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। इसके तहत स्नातक स्तर पर बेहतर चिकित्सा एजुकेशन को देने के लिए स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, पीजी लेवल पर बेहतर शिक्षा को देने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, ठीक है, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, ठीक है, पीजी के पाठ्यक्रम शुरू करने और मेडिकल कॉलेजेस में सीटों को बढ़ाने की अनुमति देने के संदर्भ में चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, साथ ही साथ जितने भी देश में चिकित्सक वगैरह हैं उनके एक नेशनल रजिस्टर को तैयार करने, उनको लाइसेंस प्रदान करने के लिए एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये कुल मिला के 4 बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा सके। ठीक है। अब नेशनल मेडिकल एजुकेशन या नेशनल मेडिकल कमीशन की जो भूमिका है उसको बढ़ाने के साथ ही हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि विशेषकर जो स्कूली शिक्षा है, ठीक है, स्कूली एजुकेशन है, उसमें जो असमानता है, ठीक है, उसमें जो असमानता है उसको दूर करने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। जिसके तहत स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने का कार्य करना चाहिए। ठीक है। सरकारों द्वारा स्कूली शिक्षा में खर्च को बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ मेडिकल शिक्षा में हमें हमेशा ये याद रखना है कि एक तो प्रसार होना चाहिए, उसमें गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ समता के मूल्य को बढ़ाने के लिए हमें मिलकर कार्य करना है। और ये जो मिलकर कार्य है उसमें हाल ही में जो विनियामक परिवर्तन हुआ है नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में, इसकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसको जो है अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यह जो आर्टिकल है मुख्य रूप से मेडिकल एजुकेशन पे केंद्रित था। अब जो दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह संबंधित है पेज नंबर 6 से, और यह है जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी सेक्शन से हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। यह जो एडिटोरियल है ये मुख्य रूप से संबंधित है अभी हाल में ही वोडाफोन कर मामले से संबंध में, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, हेग का जो स्थायी पंचायत न्यायालय है, ठीक है, जो मध्यस्थता के माध्यम से निर्णयों को करता है, ठीक, तो उसका जो अभी हाल का निर्णय आया है उस पे ये केंद्रित है। ठीक है। अभी जो शनिवार के दिन हमने जो एडिटोरियल डिस्कशन किया था, ठीक है, सैटरडे का जो एडिटोरियल डिस्कशन था उसमें हमने इसके मामले में चर्चा की थी। अब इस पे जो एडिटोरियल आया है उसके माध्यम से हमें कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मामला है इसको हम बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है। तो संदर्भ क्या है? तो संदर्भ यह है कि ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के द्वारा हेग में एक याचिका दायर की गई थी,
स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में, जिसमें भारत सरकार ने जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि मांगी थी कर के रूप में वोडाफोन से, उसके विरुद्ध जो है उसने मामला दायर किया था। अब इसके संदर्भ में जो हेग का जो न्यायालय है उसने भारत के विरुद्ध जो है निर्णय दिया है, वोडाफोन के पक्ष में निर्णय दिया है, और उसका ये कहना है कि भारत सरकार की जो कर संबंधी जो मांग है वो निष्पक्ष, न्याय संगत, वैधानिक उपचार की गारंटी का उल्लंघन है, और इसके तहत भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं जो हैं, भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का जो पालन वगैरह सुनिश्चित किया है वह भी इसका उल्लंघन करता है, तो इसको जो है माना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि भारत के विरोध में जो है यह समझौता, यह जो डिसीजन है वो आया है, तो इसको थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। तो पूरा मामला है क्या? तो पूरा मामला शुरू होता है 2007 में। 2007 में क्या होता है कि जो वोडाफोन नाम की एक कंपनी है वो भारत में क्या करती है कि हचिसन नाम की कंपनी एक कार्य कर रही थी। ठीक है, तो हचिसन नाम की कंपनी के पूरे टेलीकॉम बिजनेस को वो खरीद लेती है। ठीक है, अब ये जो टेलीकॉम बिजनेस को खरीदती है तो यह जो समझौता होता है उसके माध्यम से हचिसन का सारा बिजनेस, हचिसन का सारा जो जो संपत्ति है वो चली जाती है वोडाफोन के पास। लेकिन हमें यह चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो वोडाफोन हचिसन डील हुई वो भारत में नहीं होती, वो होती है, ठीक है, नीदरलैंड्स में। क्यों? क्योंकि नीदरलैंड्स में जो है वो वोडाफोन रजिस्टर्ड है। ठीक, अब यह जो पूरी जो डील हुई नीदरलैंड में और इसके माध्यम से हचिसन का जो व्यापार है वो वोडाफोन के पास ट्रांसफ़र हो गया भारत का। तो भारत ने कहा कि जो वास्तविक जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वास्तविक जो संपत्ति का जो हस्तांतरण हुआ है वो वास्तविक संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है मुख्य रूप से भारत में। अब चूंकि वास्तविक रूप से संपत्ति का जो हस्तांतरण हुआ है भारत में, इसलिए भारत को इस पे कर लगाने का अधिकार है, और मुख्य रूप से जो शेयरों पे जो कर लगाया जाता है, ठीक है, जो पूंजी पे जो पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है उसको जो है हमें लेने का अधिकार है, और इस आधार पे भारत द्वारा 20,000 करोड़ से अधिक की मांग की गई। ठीक है, तो हुआ क्या? तो वोडाफोन कर विवाद 2007 में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन के द्वारा लगभग 11 बिलियन डॉलर की लागत से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हचिसन के भारतीय टेलीकॉम व्यापार को अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है, अब इसके आधार पर भारत सरकार ने कहा कि चूंकि जो मामला है वो भारत से संबंधित है, इसलिए भारत को इसमें कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर और विदहोल्डिंग टैक्स आदि लगाने का अधिकार है। और इस आधार पर यह कहा गया कि भारत सरकार जो है भारत में स्थित संपत्ति के अगर प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष हस्तांतरण हो, ठीक है, तब भी जो है वो इस पर कर लगा सकती है। ठीक है, तो वोडाफोन ने जो है इस मामले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वोडाफोन बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले को हार जाता है। ठीक, अब इसके बाद वोडाफोन जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, और जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो 2012 में वोडाफोन के समक्ष पक्ष में निर्णय आता है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वोडाफोन का जो मामला है वो सही है। ठीक है, तो 2012 तक क्या स्थिति होती है कि वोडाफोन से कहा जाता है कि आप 20,000 करोड़ से अधिक की जो राशि है, ठीक है, वो जो है आप सरकार को दो। अब ये जो राशि को देने का जो मामला हो जाता है उसको जो है वोडाफोन कई और मामलों से देखने की कोशिश करता है, जिसके तहत वह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो जो है जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसला उसके पक्ष में आ जाता है तब सरकार क्या करती है कि 2012 में वह जो कर संबंधी जो नियम है, ठीक है, जो कर संबंधी जो भारत में नियम होते हैं उनको ही बदल देती है। तो हुआ क्या कि 2007 में मामला गया, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। 2012 में भारत जो है वोडाफोन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तब सरकार ने नियम को ही बदल दिया, जिसके माध्यम से कहा कि आयकर विभाग को अगर इस प्रकार के कोई अप्रत्यक्ष समझौते होते हैं तो उसको वो पूर्वव्यापी कर के माध्यम से वसूल सकता है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वसूलने की शक्ति होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ
कि यह जो डील जो 2007 में हुई थी, तो उस समय जो आयकर अधिनियम की जो जो धारा थी, ठीक है, आयकर अधिनियम की धारा 9, उसमें यह प्रावधान नहीं था कि भारत में स्थित अगर किसी संपत्ति का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली भारत जो है इन्वॉल्व नहीं है, तब उस पर कर लगेगा अथवा नहीं। तो 2012 में संशोधन करके कह दिया गया कि अब 2012 में जो है इसके बाद जो हस्तांतरण होंगे उन सब पर कर लगेगा, और यह जो हस्तांतरण की जो तारीख है वो 2012 से ना होके 1960 से होगी, ठीक है, 1962 से होगी, क्योंकि तब से ही भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1962 कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बनाया कानून 2012 में, लेकिन वो चल रहा है कब से, तो वो लागू हुआ हमारा 1962 से। इसी को कहा जाता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव कर, ठीक है, पूर्वव्यापी कर कानून, यानी वह कानून जो पारित होने वाली तारीख से पहले किसी दूसरी तारीख से प्रभावी हो, यानी बनाया गया 2012 में और ये लागू हुआ 1962 से, यानी पहले की साल से ये लागू हो रहा है। और कई बार ये दुनिया भर में, अमेरिका आदि में, ब्रिटेन आदि में, नीदरलैंड में, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया आदि में इसको लागू किया जाता रहा है, विशेषकर उन मामलों में जब आपके जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं, जब आपकी जो कराधान नीतियां हैं उसमें कोई दिक्कतें होती हैं, उसमें कोई समस्याएं होती हैं, और आपकी टैक्स पॉलिसीज़ का लाभ लेके कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, कोई कंपनी जो है अपनी टैक्स की जो लायबिलिटी है, जो कर की जो देयता है या कर की जो बाध्यता है, उससे बच जाती है। तो वो कंपनी जो है अपनी कर की बाध्यता को पूरा कर सके, इसके लिए जो है कानून को पूर्व की तिथि से लागू किया जाता है। लेकिन जब हम इसको अंतर्राष्ट्रीय निवेश के दृष्टिकोण से देखते हैं, जब हम इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तब भारत में आने वाले निवेशकों के दृष्टिकोण से इसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे हमेशा निवेशकों के मन में ये बदलाव रहता है, हमेशा जो है निवेशकों के मन में ये शंका रहती है कि कहीं आने वाला कोई कानून पुरानी तारीख से लागू ना कर दिया जाए और इसका प्रभाव हम पर भी आ जाए, ठीक है। तो यही कारण है कि जो पूर्वव्यापी कर कानून की जो व्यवस्था है वो लगातार जो है विवादों में रही है, जिसके चलते यह कानून भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब हमें यह समझना होगा कि जब चूंकि पीसीए ने जो है अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया है, और भारत ने कहा है कि हम इसको अध्ययन करने के बाद, हम इसको मामले को पढ़ने के बाद ही अपना निर्णय देंगे, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि भारत अगर इसको और आगे ले जाता है तो इसका जो प्रभाव है वो वैश्विक स्तर पर पड़ेगा, जिससे निश्चित रूप से पूर्वगामी कर के मामले में, रेट्रोस्पेक्टिव तिथि से, पूर्व की तिथि से कर को लगाए जाने के मामले में भारत पर जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि वर्तमान में भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। खुद वोडाफोन के समक्ष चुनौती है, जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसके पास, इसके बावजूद जो है उसको लगातार घाटा हो रहा है, ठीक है। वोडाफोन को, सरकार को जो उसका सकल राजस्व है, ठीक है, एजीआर जो है, लाइसेंसिंग फीस आदि है, वह भी जो है उसे चुकाना है, ठीक है। साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर में जो भविष्य में जो 5G टेक्निक आने वाली है उसमें भी निवेश को बढ़ाना है, ठीक है। यही कारण है कि बहुत सारे विशेषज्ञ ये सलाह दे रहे हैं भारत को कि सरकार को इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसके तहत हमें इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें हम किसी भी कर कानून को विशेषकर पूर्व की तिथि से लागू करने की मंशा रखते हैं, तो इसको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरीके की प्रणाली को लागू रखेंगे तो निवेशकों के समक्ष हम अच्छा उदाहरण नहीं देंगे, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विधि के शासन में विश्वास को धक्का लगेगा, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि ये जो पूरा मामला है इस बात को बताता है कि भारत को इसके संदर्भ में सीख लेने की ज़रूरत है, और सीख लेके हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भविष्य में हम निवेशकों के समक्ष और बेहतर कर सकें, ठीक है। चलिए, तो इसको देख लेते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ अगला, ठीक है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, पेज नंबर 6 से ही लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। इसका संदर्भ क्या है? तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के काल में, ठीक है, कोविड-19 के काल में जो इकोनॉमी है वो काफ़ी
तेजी से जो है इसमें ग्रोथ जो होनी चाहिए, जो समृद्धि जो होनी चाहिए, वो सकारात्मक होने की बजाय नकारात्मक हो चली है। तो यह जो पूरी सकारात्मक की बजाय नकारात्मक की कहानी है, ये किस प्रकार से भारत में राजकोषीय स्थिति को भी प्रभावित कर रही है, इसको जो है लेकर ये आर्टिकल विश्लेषण करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। संदर्भ क्या है? तो कोविड-19 के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति देखी जा रही है, और अभी हाल में ही जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि भारत की जो 2020-21 की जो आंकड़े हैं उसमें पहले के 3 महीनों में ही 2020-21 के पहले के 3 महीनों में ही जीडीपी में -23.9% की गिरावट हुई है। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो वैश्विक एजेंसियां हो, वो लगातार ये कह रही हैं कि इसमें अभी और भी गिरावट आई जा सकती है। ठीक है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये कहा गया है कि इसमें -5.8% की गिरावट हो सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो गोल्डमैन सैच्स संस्था है वो ये कह रही है कि इसमें -14.8% की गिरावट संभव है, और OECD के अनुसार इसमें -10.2% की गिरावट संभव है। ठीक है, अगर हम इसमें से मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी हटा दें, इसके बावजूद जो है अर्थव्यवस्था में गिरावट 5 से 10% तक संभव है, जो काफ़ी चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों ने सकारात्मक रूप से ये कहा कि भारत में कृषि जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा भारत में जो सरकारी खर्च है, रक्षा सेवाएं हैं और दूसरी जो खर्चे हैं वो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों की तरफ देखते हैं तब हमें पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अन्य सेवाओं में भी 10.3% की गिरावट आई है। इसका मतलब ये हुआ कि खुद सरकारों के पास भी जो है खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से न केवल लोगों की जो आय है वो नीचे गिरी है, वहीं दूसरी ओर चूंकि जीडीपी नहीं बढ़ पा रही है, चूंकि उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसी के चलते जो सरकार को जो रेवेन्यू से जो प्राप्त होना चाहिए, जो टैक्स देकर जो है टैक्स लगाकर जो राजस्व प्राप्त होना चाहिए, उसमें भी गिरावट आ रही है। ठीक है, अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से हम देखें तो 2020-21 की पहली तिमाही में, ठीक है, यानी अप्रैल से लेकर जून के महीने में 2020 में, उसमें केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में लगभग 33% की कमी आई है और राज्यों में लगभग 45% तक की कमी आई है। ठीक है, दूसरी तरफ जब खर्च कम हो रहा है, जब आय कम हो रही है, तो सरकारों ने कम खर्च भी किया है, जिसके चलते राज्यों ने अपने परिसंपत्ति आदि के निर्माण के लिए जो पूंजीगत खर्च वगैरह किया जाता है उसमें भी लगभग 44% की गिरावट आई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि अगर मान लीजिए खर्च जो है वो लगातार बढ़ते हैं, ठीक है, जिसके चलते खर्च तो लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे अगर आय लगातार जो है वो कम हो रही हो, तो इससे होता क्या है, तो इन दोनों का इफेक्ट ये होता है कि हमारे घाटे बढ़ते हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार के संदर्भ में, भारत में राज्य सरकार के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में देखा जा रहा है कि खर्च ज़्यादा होने से, राजस्व कम होने से राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, और कुछ अनुमानों के अनुसार ये 8.8% तक रह सकता है, और अगर इसमें राज्य और केंद्र दोनों को मिला दें तो ये 14% से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब IMF जैसी संस्थाओं का भी इसी प्रकार से कहना है कि भारत और चीन दोनों का जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, वो 12% से ज़्यादा हो सकता है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। ठीक है, यही कारण है कि यह जो आलेख है इसमें यह सिफारिश की गई है, यह सलाह दी गई है कि हमें किसी भी सूरत में जो घाटा है, ठीक है, उसको 14% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करने की जरूरत है। ठीक है, साथ ही साथ RBI आदि के माध्यम से यह कोशिश की जानी चाहिए कि जो हमारे लिए अंतराल हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए जो घाटे की जो बात कही जा रही है, उस घाटे को पूर्ति करने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकें, जिसके तहत RBI भी प्रयास कर सकता है और सरकार भी जो है उसको प्रयास करने की ज़रूरत है।
ठीक है। और साथ ही साथ सरकारों को कुछ ऐसे नवाचारी उपायों को भी करना होगा जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में डिमांड क्रिएट किया जा सके, क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ेगी तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तब तक भारत में जीडीपी नहीं बढ़ेगी, और इससे जो है न केवल उद्योग बल्कि सेवा क्षेत्र को भी नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ेंगे। तो कहने के मतलब क्या हुआ कि कोविड-19 के दौर में अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और इसके लिए सरकारों और राज्यों दोनों को मिलकर जो है कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी यानी पर्यावरण के सेक्शन से है। ठीक है, अब पिछले कुछ समय से लगातार जो है पर्यावरण पे बहस जारी है, जिसमें इन बहसों के बीच यह कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से जो कार्बन उत्सर्जन आदि देखा जा रहा है बड़े पैमाने पे, और इसमें जो है राष्ट्रों पे दबाव डाले जाने के बावजूद जो है वो अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके तहत जो है कई लोगों ने सलाह दी है, कई विद्वान ये सलाह देते हैं कि हमें जो है कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगा देना चाहिए। ठीक है, यदि कोई ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करे तो उसको कर के दायरे में लाना चाहिए और भारत को भी ऐसा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो संदर्भ इसमें क्या है? तो चीन ने घोषणा की है कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करेगा, जिसके तहत वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करेगा उसको दूसरे विभिन्न माध्यमों जैसे कि बेहतर ऊर्जा रणनीति, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग, इनके द्वारा प्रतिसंतुलित करेगा। ठीक है, इसके माध्यम से कोशिश ये करेगा वो कि जो उसका नेट कार्बन उत्सर्जन होता है वो शून्य हो जाए। अब जबकि चीन ने कहा है कि 2060 तक हम इसे प्राप्त करेंगे, तो भारत और यूएस आदि देशों पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो भी इस तरीके की घोषणा करें। ठीक है, अब इसके तहत बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं, जैसे कि हमें कार्बन पे टैक्स लगा देना चाहिए, हमें कोयले आदि को स्वच्छ ऊर्जा से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। कोयले आदि को प्रतिस्थापित करने का जो सुझाव है वो भी हाल में ही जो संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उनके द्वारा भी ये दिया गया था, जिसमें एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि भारत को कोयले आदि को प्रतिस्थापित करके स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करना चाहिए, और इस पे हमने पहले डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब इसके तहत बहुत सारे आंकड़े दिए जाते हैं, बहुत सारे जो है कारक बताए जाते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो भारत जैसे जो देश हैं वो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने वाले देशों में रहे हैं, जैसे कि हीट वेव्स, बाढ़, जंगल की आग आदि। अभी हाल में ही ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया गया, जिसमें भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। ठीक, इसके अलावा 1998 से लेकर 2017 की अवधि में जो दुनिया भर में जितनी भी आपदाएं आई हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इससे पूरी दुनिया को $3 ट्रिलियन से अधिक की हानि हुई है, और इसमें 77% जो खर्च है, 77% जो घाटा है, वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, इसके तहत यूएस, चाइना, जापान और भारत सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसमें वायु प्रदूषण की भी भूमिका है, जिसके तहत मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए हमें एक और तो भारत के प्रयासों को ध्यान में रखना होगा, और दूसरी तरफ हमें और क्या करना होगा इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयासों की घोषणा की है, जैसे कि भारत ने कहा है कि 2030 तक जो भारत में जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें 40% जो विद्युत उत्पादन है वो हम गैर जीवाश्म ईंधनों से करेंगे, जिसमें कोयला आदि का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ 2030 तक जो भारत में जो कार्बन एमिशन हो रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इसको हम 2005 के लेवल से 1/3 तक कम करेंगे। ठीक है, अब इसके तहत ये कहा जा रहा है कि भारत भी घोषणा करे कि हम 2050 तक खुद को कार्बन न्यूट्रल घोषित करेंगे, खुद को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बनाएंगे, और इसके लिए बेहतर तरीका है कि हम कार्बन प्राइसिंग करें, हम पर्यावरण शुल्क आदि लगाएं। ठीक है, अब कार्बन प्राइसिंग के तहत क्या होता है? तो कार्बन प्राइसिंग के तहत मुख्य रूप से जो CO2 का जो उत्सर्जन होता है,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसकी ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाता है। अब ये ट्रेडिंग को कैसे बढ़ावा देते हैं, तो इसमें होता क्या है कि प्रत्येक उद्योग के द्वारा किए जाने वाले कार्बन उत्सर्जन को निश्चित कर दिया जाता है, जिसमें जो अधिक उत्पादन करेगा तो उसे कार्बन उत्सर्जन के जो जो मानक होते हैं, या आप कह सकते हैं कार्बन क्रेडिट जिसे कहा जाता है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट, उसको कार्बन क्रेडिट वो खरीदना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली मेट्रो है, इसको कहा गया कि आप साल में 100 टन CO2 जो है आप उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब दिल्ली मेट्रो ने अच्छी तकनीक का प्रयोग किया, ठीक है, और उसने जो है पूरे साल में 80 टन CO2 जो है उत्सर्जित की। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास बच गए 20 टन CO2। अब ये जो 20 टन CO2 है ये इसको बेच सकती है, और ऐसे व्यक्ति को बेच सकती है या ऐसी संस्था को बेच सकती है जिसके लिए हो सकता है कि उसके लिए 100 टन CO2 का लक्ष्य रखा गया हो और उसने जो है 120 का उत्सर्जन कर दिया। अब चूंकि उसने 20 ज़्यादा कर दिए तो उसको 20 को जो है कंपनसेट करने के लिए किसी दूसरे से खरीदना पड़ेगा, तो वो जो है इस 20 टन को खरीद सकता है और इसके बदले में जो दिल्ली मेट्रो है उसको मौद्रिक भुगतान आदि कर सकता है। इससे होगा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और इसको जो है वैश्विक स्तर पे कई बार सफल रूप से लागू किया गया है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन आदि के द्वारा। ठीक है, कार्बन टैक्स के संदर्भ में भी अमेरिका के कुछ राज्य और कनाडा आदि ने प्रयास किए हैं, जिसके तहत उन्होंने प्रति टन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर प्रति टन जो CO2 उत्सर्जन होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि भारत भी जो है इस तरीके की कोशिशें करें, और अगर भारत 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर अगर लगभग $35 कर भी लगाता है तो 2030 तक वो GDP के 2% तक राजस्व प्राप्त कर सकता है, जिसको वो कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए या स्वच्छ कार्बन तकनीकों को खरीदने के लिए जो है प्रयोग में ला सकता है। ठीक है, अब इसके तहत भारत को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थिति आदि का प्रयोग करके वो जो है व्यापार के संदर्भ में इस नीति को अपनाए, जिसके तहत ऐसे उत्पाद जो अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं उनको जो है अधिक शुल्क के दायरे में लाया जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की जलवायु परिवर्तन के शमन की जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। अब कोशिश ये की जा सकती है कि इसमें भारत जो है कुछ उपायों को अपनाए, तभी जो है हम कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध GS पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें बात क्या कही गई है, तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं एक कोर्ट केस की, जो है PK घोष बनाम JG राजपूत केस 1995। क्या कहता है ये, तो ये कहता है कि न्याय को दिए जाने के संदर्भ में व्यवस्था के प्रति विश्वसनीयता आवश्यक है, तभी व्यवस्था में जनता का जो विश्वास है वो बढ़ता है और न्यायपालिका भी निष्पक्ष दिखाई देती है। इसके संदर्भ में न केवल न्याय किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होता दिखता भी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य रूप से इसमें बात की जा रही है न्याय के बारे में, और इसमें लेखक ने बहुत सारे उदाहरणों से ये कहा है, न्यायपालिका पे आरोप लगाया है कि वर्तमान में न्यायपालिका अपने मूल अधिकारों के रक्षक होने के संदर्भ में पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है, जिसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत वो संवैधानिक रूप से बाध्य है। ठीक है, अब इसके तहत बहुत सारे विवादों का संदर्भ दिया गया है, जैसे कि न्यायपालिका में केसों को निपटाने के संदर्भ में जो केस की बेंचेस वगैरह निर्धारित की जाती है उसमें जो है बहुत सारे विवाद देखे जा रहे हैं, जिसमें जो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण केस होते हैं जिसमें सरकार महत्वपूर्ण रूप से इन्वॉल्व होती है, उनको जो है कुछ विशिष्ट जजों को ही दिया जाता है, जिसके आधार पर कार्यपालिका के फेवर में जो है निर्णय दिए जाने की बात कही जा रही है, जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पे प्रश्न उठ जाते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा जाता है कि चूंकि 2018 के केस के आधार पर 2018 में एक केस आया था जिसमें कहा गया कि जब बात आएगी सुप्रीम कोर्ट में केस अलॉटमेंट की, ठीक है, किसको किस तरीके से केस अलॉट किया जाए, तो इसके संदर्भ में जो CJI आदि होते हैं, ठीक है, मुख्य
जो न्यायाधीश हैं उनको जो है मास्टर ऑफ रोस्टर कहा गया है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब क्या हुआ कि किस बेंच को कौन सा केस अलॉट करना है, इसका जो निर्णय है वो करेंगे सीजीआई। लेकिन इससे जो है कई जो आलोचक हैं वो इसकी आलोचना करते हैं कि इससे जो है जो न्यायपालिका की निष्पक्षता है वो प्रभावित होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि अयोध्या मामला, राफेल मामला, जिसमें सरकार जो चाहती थी, ठीक है, सरकार के पक्ष में जो है फैसले को दिया गया। साथ ही साथ कोरोना के काल में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को भी पूर्ण रूप से नहीं सुलझाया गया, यह भी जो है इनकी निष्पक्षता पे प्रश्न करता है। ठीक है, साथ ही साथ कोरोना के काल में जिस प्रकार से, ठीक है, कोरोना के काल में जिस प्रकार से जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं वो काम कर रही हैं, और वर्चुअल कोर्ट्स के सापेक्ष जो फिजिकल कोर्ट्स हैं, ठीक है, भौतिक अदालतें हैं, वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। अब ये जो फिजिकल कोर्ट्स हैं इसमें मुख्य रूप से सारे के सारे जो बेंचेस वगैरह होते हैं, ठीक है, चाहे 2 जजों की बेंच हो, सिंगल जज बेंच हो, 3 जजों की बेंच हो, 4 जजों की बेंच हो, 5 जजों की बेंच हो, वो सब कार्य करती है। लेकिन जब बात आती है वर्चुअल कोर्ट की तो इसमें सारी की सारी बेंचेस कार्य नहीं कर रही हैं, जो मूल अधिकारों की रक्षा में एक नकारात्मक तथ्य है। ठीक है, यही कारण है कि पूरे आर्टिकल में कहा गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जब बेंच के निर्धारण का प्रश्न लाना होगा तो इसमें हमें पारदर्शिता को दिखाना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जो उसको कार्य सौंपा गया है, जो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके संदर्भ में उसे और तत्परता से कार्य करना होगा। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से न्यायपालिका द्वारा विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करने की जरूरत है, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि सभी पक्ष जो हैं उनको बेहतर रूप से लगना चाहिए कि सरकारें के साथ ही जो न्यायपालिका है वो निष्पक्षता से कार्य कर रही है। ठीक है, तो मुख्य रूप से बात करता है न्यायपालिका की निष्पक्षता पर। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। भारत में चंदन के वृक्षों पर लगने वाली बीमारी सैंडलवुड स्पाइक डिसीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फाइटोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी है। इसके चलते वृक्षों के पत्तों का आकार गंभीर रूप से घट जाता है। इससे सुरक्षा के संदर्भ में प्राथमिक रूप से लैम्बडा काई हालोथ्रिन नामक दवाई प्रयोग की जाती है। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो पूरी बीमारी है इसके संदर्भ में अभी तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, और अगर किसी पेड़ को ये बीमारी लग जाती है तो उस पेड़ को अंततः काटना ही पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में मुख्य रूप से दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल आदि क्षेत्रों में यह जो बीमारी है ये मुख्य रूप से चंदन के वृक्षों को प्रभावित कर रही है, जिसके चलते चंदन के वृक्षों को खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि यह जो बीमारी है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, इसका अभी तक कोई भी उपचार जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये बीमारी काफ़ी खतरनाक बीमारी है और जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि इसको बढ़ने से रोका जाए। ठीक है, तो ये जो है आज के खबर में आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। युद्धाभ्यास और देश: बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर, जाइमैक्स भारत जापान, अलनगाह भारत यूएई। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो इसमें मुख्य रूप से पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो अलनगाह है भारत और ओमान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन हो गया हमारा ए, ये हमारा सही है। तो अभी हाल में ही भारत और जापान की जो नेवीज हैं उनके मध्य जाइमैक्स 2020 प्रारंभ हुआ है, जिसके चलते उत्तरी अरब सागर में युद्ध अभ्यास जो हैं चर्चा में आ गए हैं। ठीक है, जिसमें अलनगाह भारत और ओमान के बीच, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत श्रीलंका सिंगापुर के बीच होता है। इसके पहले भारत ने रूस के साथ भी इंद्र अभ्यास को किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो कराबाख
ठीक है। क्षेत्र किन दो देशों के मध्य क्षेत्रीय और जातीय संघर्ष का कारक रहा है? ग्रीस और तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान, इजराइल और फिलिस्तीन, रूस और यूक्रेन। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच यह संघर्ष का कारक रहा है और इसके बदले जो है अभी फिर से जो है दोनों के बीच संघर्ष उभर हुए हैं। ठीक है। यह जो क्षेत्र है इसको लेकर 1990 से ही दोनों संघर्षरत हैं। ठीक है। और जो नगोर्नो कराबाख क्षेत्र है यह एक स्वतंत्र क्षेत्र है जिसने स्वतंत्रता की घोषणा कर रखी है। यह मुख्य रूप से अजरबैजान में स्थित है, लेकिन अजरबैजान में स्थित होने के बावजूद इसको जो निर्जातीय आर्मेनियाई लोग हैं वो संचालित करते हैं। ठीक है। इसी के चलते आर्मेनिया जो है वो अजरबैजान पर आरोप लगाता है। ठीक है। ठीक है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और अजरबैजान जो है वो लगातार आर्मेनिया से इस मामले को लेकर संघर्षरत है। ठीक है। कि हो क्या रहा है कि आर्मेनिया जो है इसको बढ़ावा दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अजरबैजान में स्थित होने के बावजूद जो है यह क्षेत्र आर्मेनिया के द्वारा चलाया जा रहा है। आर्मेनिया के द्वारा जो है स्वतंत्र रूप से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के चलते जो है आर्मेनिया और अजरबैजान में इसको लेकर जो है संघर्ष छटा है, नगोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर। ठीक है। इसको आप मैप से भी देख सकते हैं। यह जो है नगोर्नो कराबाख का क्षेत्र है, ठीक, जिसको लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान जो है दोनों संघर्षरत हैं। ठीक है। मुख्य रूप से मैंने आपको क्या बताया, मुख्य रूप से ये अजरबैजान में स्थित है, लेकिन इसको जो है आर्मेनिया द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है। ठीक है। आर्मेनिया द्वारा समर्थित लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है, जिसको लेकर दोनों संघर्षरत रहे। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही 38वीं देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? अमेरिका और मेक्सिको, टर्की और सीरिया, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, अफ्रीका और यूरोप। तो सही आंसर है हमारा सी। ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। तो अभी हाल में ही दोनों के बीच लगातार ये संघर्ष देखा जाता रहा है, जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया विभिन्न मामलों पर जो है एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। ठीक है। अगर इसको हम देखें तो ये उत्तर कोरिया का क्षेत्र है और ये है दक्षिण कोरिया, और इसके मध्य जो है एक रेखा है। ठीक है। ये जा रही है। ठीक है। 38वीं देशांतर रेखा जो दोनों को विभाजित करती है। ठीक है। दोनों के मध्य क्या है, 1955 में एक कोरिया युद्ध हुआ था। ठीक है। उसमें जो है मिलिट्री बॉर्डर लाइन दोनों के मध्य स्थापित की गई थी। ठीक है। जो लगभग 248 किलोमीटर की है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को स्वीकृत किया था। तो आंसर होगा हमारा बी। ठीक है। दिसंबर 1929 में इसको किया गया लाहौर में, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के किनारे से किया गया और इसके माध्यम से जो 1927-28 में जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा, उसको अस्वीकार कर दिया गया और उसको जो है अस्वीकार करके अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के साथ भारत में मेडिकल शिक्षा के विकास पर भी समान रूप से बल दिए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत प्रसार और गुणवत्ता के साथ ही समता और सत्यनिष्ठा पर भी बल देना होगा। हाल ही में भारत में मेडिकल शिक्षा में किए गए विनियामक बदलावों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। वोडाफोन कर मामले पर हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय भारत के लिए एक सीख होना चाहिए ताकि भविष्य में भारत पर विदेशी निवेशकों का विश्वास बना रह सके। हाल ही में हेग के अंतर्राष्ट्रीय स्थायी मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा वोडाफोन केस के मामले में दिए गए फैसले की पृष्ठभूमि में चर्चा करें।
250 शब्द 15 अंक। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं, जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं मुख्य रूप से मेडिकल एजुकेशन पर, और हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया है वोडाफोन मामले पर, ठीक है, जिसको हमने सैटरडे को भी डिस्कस किया था, उस पूरे एडिटोरियल को आप समझ के इसका उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के हम इस सत्र में हमने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आ सकें। बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पे हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है बेहतर ढंग से अपना जो पढ़ाई है उसको कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पर। धन्यवाद।